नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग नवपाषाण युग तक पढ़ चुके थे। नवपाषाण युग में क्या क्या विकास हुए ये भी पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवपाषाण युग के बाद का समय काल, जिसमें नगरों का विकास होगा, शहरों का विकास होगा। प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। मेनली हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि नवपाषाण युग के बाद जो है मानव कैसे कैसे धीरे धीरे जो है संस्कृति में प्रवेश करता है, और फिर मानव संस्कृति जो है सभ्यता में प्रवेश करता है। किसी भी मानव संस्कृति को सभ्यता में प्रवेश करने के लिए क्या क्या मापदंड, क्या क्या चाहिए होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नवपाषाण युग के बाद क्या होता है कि धातु युग का आरंभ होता है, जिसमें मानव जो है धातु का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या देखे थे पाषाण युग में? पाषाण युग में देखे थे कि जो मनुष्य थे वो मेनली किसका यूज कर रहे थे? औजार बनाने के लिए, तो पत्थर का यूज कर रहे थे। लेकिन नवपाषाण युग के बाद क्या होता है? धातु युग का आरंभ होता है, और मानव क्या करना शुरू कर देते हैं? धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। धातु युग में ही आगे चल करके सिंध में जो है कोटदीजी और अमरी, उत्तर पंजाब में सरायखेला और जबलपुर, राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का क्या होगा? विकास होगा। इन स्थानों पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इन स्थानों पे हम लोगों को देखने में बड़े पैमाने पे क्या देखने को मिलेगा? कृषि देखने को मिलेगी। ठीक, रंगे हुए बर्तन देखने को मिलेंगे। लोग जो है लंबी दूरी का व्यापार करेंगे, इसके साक्ष्य मिलेंगे। जो घर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे पक्की ईंट के बने हुए घर। ठीक, जिसके चारों तरफ क्या मिलेगा? किलेबंदी मिलेगी। ठीक, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? कृषि बड़े स्तर पे देखने को मिलेगा, बर्तन मिलेंगे अब रंगे हुए। ठीक, लंबी दूरी का व्यापार देखने को मिलेगा, घर बने देखेंगे पक्की ईंट के, जिसके चारों तरफ क्या होगी? किलेबंदी की गई होगी। अब धातु युग है तो बात करी जाए कि जो पहला धातु क्या यूज किया गया था, तो पहला जो धातु यूज किया गया था वो था तांबा। तांबा वो पहला धातु था जिसका यूज किया गया था। इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता था? तो नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, इस समय क्या होता है कि भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति का उदय होता है। ठीक, मानव का इस स्तर तक विकास हो चुका है कि अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है छोटी छोटी संस्कृतियों का विकास होगा। ठीक, संस्कृतियों का उदय होगा। ठीक, इस संस्कृतियों में हम लोग क्या देखेंगे? वही कि कृषि जो है बड़े स्तर पे होगा। ठीक, फिर क्या देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन देखेंगे। ठीक, जो ये मिट्टी के बर्तन थे ये चूँकि अपने रंग यानी कि रंगे हुए मिट्टी के बर्तन थे, और उस पर जो डिजाइन बने होते थे इसके लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक, इस समय जो है हम लोगों को आमतौर पर छोटी छोटी बस्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, बड़ी बस्तियां ना के बराबर देखने को मिलेंगी। इन संस्कृतियों से जुड़े लोग क्या करेंगे? कृषि, पशुपालन और शिल्प आदि का काम करेंगे। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि नवपाषाण युग के बाद धातु युग का आरंभ होता है। ठीक, जिसमें मानव क्या करते हैं? धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला धातु कौन था? तो सबसे पहला धातु तांबा था। ठीक, जो ये धातु युग का आरंभ हुआ था इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? तो बड़े पैमाने पे क्या देखने को मिलता है? कृषि देखने को मिलती है, रंगे हुए बर्तन देखने को मिलते हैं, लंबी दूरी के व्यापार देखने को मिलते हैं, पक्की ईंट के बने घर देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी संस्कृतियों का इस समय क्या होता है? उदय होता है। अब देखते हैं, संस्कृति का उदय तो हो चुका है, अब यही संस्कृति धीरे धीरे विकसित होकर के किस में बदलेगी? सभ्यता में बदलेगी। देख लेते हैं कि किसी भी संस्कृति को, मानव संस्कृति को सभ्यता बनने के लिए क्या क्या मापदंड चाहिए होता है। ठीक, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्यावस्था में प्रवेश करने के लिए क्या क्या मापदंड चाहिए होता है, वो मापदंड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है कि वह क्षेत्र किस में तब्दील हो गया हो? शहर में तब्दील हो गया हो। क्षेत्र का कुछ भाग क्या हो? शहर में तब्दील हो गया हो, कुछ भाग क्या हो? ग्रामीण हो। साथ ही साथ क्या हो कि लेखन कला विकसित हो गई हो।
ठीक, उसके बाद क्या है कि शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनकी पूर्ति कौन करेगा, ग्रामीण क्षेत्र से होगी। ठीक, तो शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो कौन पूर्ति करेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र पूर्ति करेंगे। और क्या देखने को, और क्या चाहिए, तो लंबी दूरी का व्यापार। ठीक, और क्या चाहिए, तो कारीगरी, कलाकारी, विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए किसी भी मानव संस्कृति को सभ्यता में प्रवेश करने के लिए। क्या क्या चाहिए, शहर में तब्दील हो गया हो क्षेत्र का कुछ भाग, ठीक है, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए जो चीज़ें जरूरी है वो कहाँ से, ग्रामीण क्षेत्रों से उसकी पूर्ति हो रही हो, लंबी दूरी का व्यापार देखने को मिले, कारीगरी, कलाकारी, विज्ञान आदि का विकास हो गया हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये मानव संस्कृति सभ्यता में प्रवेश कर गई है। ठीक, नवपाषाण युग में ऐसी ऐसी संस्कृतियों के हम लोगों को विश्व के अलग अलग हिस्सों में क्या उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक, नवपाषाण युग के बाद जो है विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृतियों ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक, भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता, ये सारी क्या थी, संस्कृति से सभ्यता में प्रवेश कर चुकी थी। संस्कृति क्या होता है, तो संस्कृति हमें पूर्वजों के द्वारा जो जीवन जीने के तरीके मिलते होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी संस्कृति कहलाते हैं मोटा मोटी तौर पे। ठीक, समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप, तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली, परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है वही क्या कहलाते हैं, संस्कृति कहलाती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जीवन जीने के तौर तरीके जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है वो क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। संस्कृति फिर विकसित होकर के सभ्यता में प्रवेश करती है। ठीक, आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्या था, संस्कृति से सभ्यता में बदल चुका था। अब हड़प्पा सभ्यता के खोज के विषय में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लगभग 150 साल पहले क्या हुआ था कि पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी दौरान क्या मिलता है, हड़प्पा के पुरास्थल के खंडहर मिलते हैं। लेकिन चूंकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये खंडहर हड़प्पा सभ्यता के हैं, इनका महत्व उन लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए क्या करते हैं वो लोग कि हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में कर देते हैं। उनकी इस अज्ञानता के कारण, ना पता होने के कारण हड़प्पा के कई इमारतें क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। बात करें कि व्यवस्थित रूप से इस स्थल का उत्खनन कब आरंभ किया गया था, तो वो आरंभ किया गया था सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविद जो है इस स्थल का एक व्यवस्थित रूप से उत्खनन शुरू किया था। ठीक, इसमें जो है इस उत्खनन यानी कि खुदाई के दौरान जो है पुरातत्वविदों को अनेक नगरों का पता लगता है। ठीक, जिनमें सबसे पहले जो है हड़प्पा नगर का पता लगता है, फिर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा आदि कई प्रमुख नगरों का पता चलता है। पुरातत्वविदों को अभी तक लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता चल चुका है। ठीक, इन सभी स्थलों पे पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जैसे में मूर्तियां मिली हैं, मोहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, माप तौल के बाट मिले हैं, कांसे के बने उपकरण मिले हैं, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ठीक, ये सारी चीज़ें मिली है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 150 साल पहले जो है पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। उस समय जो है हड़प्पा खंडहर का पता चलता है, लेकिन चूंकि उन लोगों को नहीं पता होता है कि इस खंडहर का महत्व, इसलिए वो क्या करते हैं कि हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन के निर्माण में कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हड़प्पा की कई सारी इमारतों के जो इमारतें होती हैं वो नष्ट हो जाती है। ठीक, इसका व्यवस्थित उत्खनन कब स्टार्ट किया जाता है, तो सन 1921 ईस्वी में। ठीक, क्या कौन कौन से जो प्रमुख नगर हैं जिनका पता चलता है, तो हड़प्पा का पता चलता है,
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा, ये सारे जो हैं प्रमुख नगरों का पता चलता है और अभी तक लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों का पता लगाया जा चुका है। ठीक, बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि हड़प्पा नगर जो थे, कुछ प्रमुख नगर, उनके खोजकर्ता कौन थे, कब खोजा गया था और किस नदी तट पर वह नगर बसा हुआ था। ठीक है, सबसे पहला है हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो रावी नदी के तट पर हुई थी। किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज कब हुई थी? 1921 में। कहाँ हुई थी? रावी नदी के निकट हुई थी। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक, आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पे ये नगर है और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक, कालीबंगा 1961 में। घग्घर नदी, ब्रजवासी लाल। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ऊपर से। ठीक, हड़प्पा याद कैसे रखेंगे? हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 और रावी नदी के तट पर स्थित है। याद कैसे रखेंगे? एक चीज देख लेते हैं कि हमें रास्ते के किनारे पड़े एक एक गरीब लोगों पर दया करनी चाहिए। हमें रास्ते पे पड़े एक एक लोगों पर दया करनी चाहिए। हमें से हो गया हड़प्पा, रास्ते पे यानी रावी, एक एक लोगों यानी 1921, एक एक लोगों 1921 और दया करनी चाहिए से दयाराम साहनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922 सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी के। अब क्या हुआ कि मोहन था एक, ठीक, वो जो है रखा, क्या रखा? दास रखा। ठीक, क्या रखा? दास रखा। क्यों रखा? अपने आराम के लिए। ठीक, मोहन ने रखा क्या? दास। ठीक, कितने दास रखे? 2 दास रखे, एक दिन के लिए एक रात के लिए, और खुद जो है आराम से सो गया। ठीक, मोहन 2 दास रखा। ठीक, और खुद क्या हुआ? आराम से सो गया। ठीक, तो मोहन से मोहनजोदड़ो रखा राखलदास बनर्जी। कितने रखे? 2 रखे 1922 और खुद सो गया, तो सिंधु नदी। ठीक, आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा ब्रजवासी लाल 1961 घग्घर। ठीक है, अब क्या हुआ? बंगा सुन के थोड़ा सा बैंगन लगता है। कालीबंगा जो है इसको काली बंगन भी कहते हैं, यानी कि बैंगन से। ठीक है, अब क्या हुआ कि घर में जो है बैंगन की सब्जी बनी। ठीक, घर में बैंगन की सब्जी बनी, लेकिन क्या हुआ? पति आया, खाया, ठीक, और उसके बाद जो है बज्जर बज्जर बोली सुनाया। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए क्या हुआ? बज्जर बज्जर ना बोलता है गांव में, ये कैसन बोले है, मतलब बोली केहन है? बज्जर सन। ठीक ठीक, तो उस तरीके से बैंगन की सब्जी बनी। कहाँ? घर में बैंगन की सब्जी बनी, पति आया, खा भी लिया, और उसके बाद जो है बज्जर बज्जर बोली बोला। अब पत्नी क्या की? एक सट्टा उठाई और बस धो दी। ठीक, एक सट्टा उठाई और धो दी। तो बैंगन से क्या करेंगे हम लोग? कालीबंगा, ठीक है, घर में बना था, घग्घर नदी। ठीक, क्या हुआ? खा लिया, उसके बाद बज्जर बज्जर बोली बोल रहा है, ब्रजवासी लाल। और पत्नी ने फिर क्या करी कि एक सट्टा उठाई और फिर धो दी। एक सट्टा यानी 61।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है लोथल, रंगनाथ राव 1954 भोगवा। ठीक है, अब क्या हुआ कि होली का दिन था। ठीक, रंग लेकर के लोग क्या कर रहे थे, रंग लेकर के लोग जो है भगा भगा के रंग लगा रहे थे। ठीक, लोग रंग लेकर के भगा भगा के रंग लगा रहे थे। ठीक, तो इससे याद कर लेना है खोज कब हुई थी, 1954 में हुई थी। बाकी सब देख लेते हैं, फिर कभी ट्रिक बाकी के लिए देखेंगे। आगे क्या है, धवलावीरा है, इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी 1989 से 90। किस नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। उसके बाद क्या है, चनहुद्रो, चनहुद्रो के गोपाल मजुमदार 1931 में खोज करी थी सिंधु नदी के किनारे। लास्ट है रंगपुर, माधव स्वरूप बस 1931 से 53 मादर नदी के किनारे क्या है, ये बसा हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये था रे छोड़ा की हो रे तो सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। ठीक है, नगरों की विशेषताएं में हम लोग देखते हैं कि जो अधिकांश जो नगर थे, अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित था। ठीक है, अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित था। पश्चिमी हिस्सा जो होता था वह छोटा होता था परंतु ऊंची जगहों पर बसा होता था। पश्चिमी हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंची जगहों पे बसा होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा जो है वो बड़ा होता था लेकिन निचले इलाकों में बसा होता था। ठीक है, क्या था, दो हिस्से में विभाजित था। अधिकांश नगर किसमें, दो हिस्सों में विभाजित था, एक पश्चिमी एक पूर्वी। पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था लेकिन ऊंचा जगह पे होता था, पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में होता था। ठीक है, ऊंची जगह जो है वहाँ जो है ऊंची जगह पे बस जो छोटे से हिस्से बसे हुए थे, ठीक, उसको नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, ऊंची जगह पर बसा हुआ छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता था, नगर दुर्ग कहलाता था, और निचले इलाके को निचला नगर कहा जाता था। ठीक, तो पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता था, नगर दुर्ग, और पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता था, निचला नगर। ठीक, नगर दुर्ग और निचला नगर। अब क्या है कि नगर दुर्ग जो है शहर की तरह सुखी संपन्न, ठीक है, नगर दुर्ग में क्या थे, सुखी संपन्न लोग, जबकि निचले नगर में जो है साधारण लोग रहते थे। ठीक, नगर दुर्ग में सुखी संपन्न लोग रहते थे और निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। ठीक, नगर की जो है चार दीवारी यानी कि बाउंड्री ईंटों से की गई थी, और ईंटों का निर्माण जो है, ईंटों का निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई जो है उसमें उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ नगर के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिलते हैं। ठीक, नगर दुर्ग वाले इलाके में जो है बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिलते हैं। ठीक, इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके क्या थे, विशिष्ट थे। ठीक, उस समय भी क्या मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में एक तल्ला दो तल्ला करके हम लोगों को इमारत मिलता है। ठीक, तो अभी तक नगरीय विशेषता में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नगर जो थे दो भागों में विभाजित थे। पहला क्या था, पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा था लेकिन ऊंचा जगह पे बसा हुआ था। पूर्वी हिस्सा क्या था, बड़ा था लेकिन नीचे इलाके में बसा हुआ था। ठीक है, जो ऊपर वाला इलाका था उसको नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले इलाके को निचला नगर कहा जाता था। जो नगर दुर्ग था उसमें शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, और जो निचले नगर थे, ठीक, उसमें साधारण लोग रहते थे। नगर की बाउंड्री जो थी वो ईंटों से की गई थी। ईंट बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, ईंट बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और दुर्ग वाले हिस्से में जो है हम लोगों को बड़ी इमारतें देखने को मिलती है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं।
अब जो है महास्नानागार हम लोगों को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। महास्नानागार मिलता कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक, मोहनजोदड़ो में महास्नानागार मिलता है। महास्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब इस महास्नानागार की विशेषताएं क्या क्या थी वो देखते हैं। ठीक, दोनों सिरों पर जो है, दोनों सिरों तक क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और जो फर्श थी महास्नानागार की वो जो है तराशी गई ईंटों से बनी हुई थी। फर्श किससे बनी हुई थी? तराशी गई ईंटों से। और दोनों सिरों तक क्या थी? सीढ़ियाँ थी। ठीक, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तालाब में जो है, तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। ठीक, स्नानागार में इसी कुआं से क्या किया जाता था? पानी भरा जाता था। ठीक, पानी भरा जाता था इसी कुएं से। अब क्या है कि स्नानागार में जो है पानी निकलने की भी व्यवस्था बनी हुई थी। ठीक, स्नानागार में पानी निकलने की भी व्यवस्था बनी हुई थी। उसके बाद क्या है, स्नानागार के चारों तरफ जो है कमरे बने हुए थे। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। यहाँ जो है विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ों के साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। महास्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। महास्नानागार की विशेषताएं क्या थी? तो दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जो फर्श थी वो तराशी गई ईंटों से बनी हुई थी। ठीक, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है जो जिस कुएं से क्या किया जाता था? स्नानागार में पानी भरा जाता था। ठीक है, स्नानागार से पानी निकलने की भी व्यवस्था थी। ठीक, और उसके बाद क्या था कि महास्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है अन्नागार। ठीक, यानी जहाँ पे अन्न रखा जाए। ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और यहाँ पे हो जाएगा लोथल। ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में जो है एक समान विशेषता वाली संरचनाएं मिली हैं। इन्हें अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, तो अन्नागार हम लोगों को कहाँ कहाँ मिला है? अन्नागार हम लोगों को मिला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में। ठीक है, अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में। ठीक, आगे देखते हैं अग्निकुंड। ठीक, कालीबंगा और लोथल जैसे स्थलों पे क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका जो है उपयोग यज्ञ करने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं और लोथल में मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अग्निकुंड का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि घर कैसे थे, सड़कें, नालियाँ, ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में थीं। ठीक, सड़क भी थी, नालियाँ भी थी, जल निकासी के उपाय भी हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में थे। अब देख लेते हैं घर के बारे में। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं घर। हड़प्पाई नगरों में जो घर होते हैं प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ मकान ऐसे भी थे जो 3 मंजिले भी होते थे। ठीक है, 1 मंजिले, 2 मंजिले, 3 मंजिले तक क्या होते थे? मकान होते थे। प्रत्येक घर में क्या होता था? एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ क्या होते थे? कमरे बने होते थे। ठीक है, मकान के जो दरवाजे थे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। मुख्य सड़कों के तरफ नहीं खुलते थे। किधर खुलते थे? गली में खुलते थे। ठीक, क्या? दरवाजे और खिड़कियां। ठीक है, अधिकतर घरों में जो है एक स्नानागार होता था और घरों में कुएं भी पाए गए हैं। ठीक, तो घर की क्या क्या विशेषताएं थी? तो घर 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल तक क्या मिले हैं?
घर मिले हैं। घर में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। ठीक, घर के जो दरवाजे थे और खिड़कियां थी वो मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलती थी, इसके बजाय गली में खुलती थी। ठीक, और प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था और कुआं भी होता था। ठीक, तो ये हो गया घर की विशेषताएं। अब देखते हैं सड़क और नालियां। ठीक, नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी। इसके साथ साथ जो है जल निकासी के लिए नालियों का उचित प्रबंधन किया गया था। ठीक है, सड़कें भी थी, नालियां भी थी, जल निकासी के लिए भी उचित नालियों का प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी नालियां सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। नालियां और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री बना करके। यानी कि ये अगर रोड है तो नालियां ऐसे, ये 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री यानी कि समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। आगे क्या है कि शहर जो है कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। चूंकि सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए शहर क्या हो जाता था, कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। अब जल निकासी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं थी ये देख लेते हैं। ठीक, जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ठीक, ये तो हम लोग जानते ही हैं, सामान्य सी बात है। ठीक, अब जल निकासी के लिए क्या क्या था सो देखते हैं। घरों से निकलने वाले मल और जल पास की गली में बने हुए मध्यम आकार के निकासी नलियों तक पहुंचते थे। ठीक, जल निकासी पहले क्या था, घर से जो है मध्यम आकार की नालियों तक क्या जाते थे, जल और कचरे जाते थे। ठीक है, जल और जो मल थे वो मध्यम आकार की बनी नालियों में पहले पहुंचते थे। कहाँ से, घर से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था कि मध्यम आकार की नालियों से फिर सड़कों के साथ साथ बनी हुई बड़े नालों में जाती थी। ठीक है, नाले जो थे वो किससे ढके हुए थे, ईंट से ढके होते थे। ठीक, बड़े नालों में जगह जगह पे गड्ढे बने होते थे। क्यों गड्ढे बने होते थे, ताकि गंदगी जो है इसमें इकट्ठी होती रहे और एक निश्चित समय अंतराल पर क्या किया जाए, उस गंदगी को निकाल लिया जाए। ठीक, तो हम लोग जल निकासी में क्या क्या देखे कि घर से पहले मध्यम आकार के नालियों में जाते थे और मध्यम आकार के नालियों से फिर बड़ी आकार के नालियों में जाते थे। बड़ी आकार के नालियों में जगह जगह पे गड्ढे बने हुए थे। क्यों बने हुए थे गड्ढे, ताकि जो भी गंदगी हो उसमें क्या हो, जा करके इकट्ठी हो जाए और एक निश्चित समय अंतराल पर उस गड्ढे में से गंदगी को हम लोग निकाल पाएं। ठीक, तो ये था जल निकासी की सुविधा। आगे देखते हैं नगरीय जीवन। ठीक है, हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियां, नलियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना कुशल शासन वर्ग के हाथ में रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, एक सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से है। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा शहर की जो योजना है वो कुशल शासन वर्ग के हाथ में रहा होगा। ठीक है, यह भी संभव है कि शासक जो है शहर के लिए जरूरी बहुमूल्य पदार्थ और अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेश भेजते होंगे। ठीक, ये भी संभव है कि शहर के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनको मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेश भेजते होंगे। ठीक है, आगे क्या है, नगर निर्माण में ईंट के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पे ईंट बनाने का काम करते होंगे। ठीक, ईंट का प्रयोग किया गया है
इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि लोग जो है बड़े पैमाने पे ईंट बनाने का काम करते होंगे। साथ ही साथ क्या मिला है कि कुछ लिखित स्रोत भी मिले हैं। हाँ, ये अलग बात है, अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। हड़प्पा काल के जो भी लिखित स्रोत मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन चूंकि लिखा गया है, इससे स्पष्ट होता है कि नगरों में लिपिक भी मौजूद होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पे क्या करते थे, लेखन कार्य करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा जो है जो चूंकि ये लिखित किस किस चीज पर मिले हैं, तो मोहरों पे कुछ कुछ लिखे मिले हैं। ठीक है, हाथी दांत आदि पर जो है कुछ कुछ लिखा हुआ अभिलेख हम लोगों को मिला है। ठीक है, इसके अलावे जो है नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार जो है भी शिल्पकार के होने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा नगरीय जीवन में पढ़ा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पाई नगर थे इतने व्यवस्थित थे, इससे यह अंदाजा निकाला गया कि हड़प्पा के शहर की जो योजना थी वह कुशल शासन वर्ग के हाथ में रहा होगा। यह भी संभव होगा कि जो शासक है वह शहर के जरूरी सामान मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेश भेजते होंगे। ठीक, नगर निर्माण में ईंटों का प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि लोग जो है व्यापक रूप से ईंट बनाने का काम करते होंगे। ठीक, लिखित स्रोत भी मिले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिखित स्रोत मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगरों में लिपिक भी होते थे। इसके अलावे क्या क्या थे, सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता, शिल्पकार जैसे लोगों के होने के भी साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, पहनावा पे देख लेते हैं। ठीक, हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, किस किस तरह के कपड़ों का उपयोग करते थे, सूती वस्त्रों का और गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष जो है हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। ठीक है, स्त्री क्या थे, स्त्री हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। ठीक है, इसका जो निर्माण था सामान्यतः सोना चांदी, हाथी दौन तथा हाथी के दांत तथा तांबों से बनाया जाता था। ठीक है, जो ये हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली, पायल जैसे गहने थे, किन किन चीज़ों से बनाए जाते थे, तो सोना, चांदी, हाथी दांत और तांबों से बनाए जाते थे। ठीक है, इन गहनों में और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता था। ठीक, तो पहनावा में हम लोग क्या देखें कि सूती वस्त्र और गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। साथ ही साथ क्या पहनते थे, हार भी पहनते थे, बाजूबंद भी पहनते थे, अंगूठी, चूड़ी यानी कि आभूषण पहनते थे। ठीक, आभूषण किसके बने होते थे, सोना चांदी के, हाथी दांत के और तांबों के बने होते थे। इन आभूषणों पे और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, तो गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी उपयोग होता था। ठीक है, बात करें बर्तन की, तो लोग जो है चाक पर बने हुए और आग में पके हुए मिट्टी के सादा या फिर चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लोग जो है चाक पर बने हुए और आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। आगे क्या है, तांबा, कांस, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया जाता था, लेकिन मेनली किसका यूज किया जाता था, चाक पर बने हुए और आग में पके हुए मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ तांबा के बर्तन का भी, कांस के बर्तन का भी, चीनी मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग
किया जाता था। नाप तौल की भी सुविधा नाप तौल के लिए भी हड़प्पा कालीन लोग जो थे बाट का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज हम लोगों को 1 किलबा 2 किलबा देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें नाप तौल के लिए हड़प्पा कालीन लोग भी यूज करते थे। ठीक, सख्त पत्थरों से इसका क्या करते थे, निर्माण करते थे। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बाट गहने के तौर पे इस्तेमाल करते थे, सख्त पत्थरों का। ठीक है, मनके का निर्माण किया जाता था, किससे, सख्त पत्थरों से। ठीक, सख्त पत्थरों से किन किन चीज़ों का निर्माण किया जाता था, नाप तौल के लिए बाट गहने और मनके का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब खेल खिलौने की बात करें कि क्या खिलौने भी देखने को मिली है। तो बच्चों के खिलौने के लिए जो है छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ आदि के रूप में बनाई गई खिलौने मिले हैं। ठीक, तो हाँ, हड़प्पा कालीन बच्चों के लिए भी खिलौने बनाए जाते थे। इसके अलावा जो है लोग पासे का खेल भी खेलते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मुहरें। ठीक, हड़प्पा काल में मुहरें भी हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक, हड़प्पाई शिल्प कला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। ठीक, रखती थी। मुहरों का प्रयोग जो है संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए और पहचानने के लिए करते थे। ठीक है, मुहरों का प्रयोग क्यों होता था, तो धनी लोग जो है अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए और पहचानने के लिए करते थे। ठीक, हड़प्पा काल की जो मुहरें थी उनकी दो विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या, इस पे जानवर की सुंदर जो है कलाकृतियाँ मिलती हैं, जानवर की सुंदर चित्र मिलते हैं इस पे, किस पे, मुहरों पे। और क्या था कि इस पर जो है चित्र के साथ साथ कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता था। ठीक है, मुहरों पे लिखे गए अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। ठीक, ज़्यादा शब्द नहीं पाए गए हैं, 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। आगे देखते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों का जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक, आर्थिक जीवन, हड़प्पाई नगर जो थे गांव से घिरा होता था। ठीक, गांव के लोग जो है गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का उपलब्ध करवाते थे। ठीक, खाने की वस्तुएं कहाँ से उपलब्ध होती थी शहर में रहने वाले लोगों के लिए, तो गांव से। ठीक है, हड़प्पाई लोग जो थे गेहूं, जौ, मटर, धान और सरसों से परिचित थे। ठीक है, गेहूं, जौ, मटर, धान और सरसों से परिचित थे। ठीक है, खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी किया जाता था। ठीक, खेती जो है जमीन को खोदकर भी किया जाता था और हल से भी किया जाता था। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था थी, तो कुएं और नदियों पे बांध बना करके क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। इसके अलावे जो है लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि जो थे जानवर उनके पालतू पशु थे। ठीक, तो आर्थिक जीवन में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हड़प्पाई नगर किससे घिरे होते थे, गांव से घिरे होते थे। गांव के लोग ही जो है शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का जो प्रबंध करते थे, खाने की चीज़ें उपलब्ध करवाते थे। हड़प्पाई लोग जो है गेहूं, जौ, मटर, धान, सरसों आदि की खेती किया करते थे। जमीन में जो है खेती के लिए जो है जमीन को खोद कर करते थे या फिर हल से भी करते थे। सिंचाई के लिए कुआं और नदियों का प्रयोग करते थे। पशुपालन भी करते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशु को पालते थे। आगे बढ़ते हैं, व्यापार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो है हड़प्पा शहर के भीतर, हड़प्पा नगर के भीतर और बाहरी क्षेत्र दोनों से होता था। ठीक है,
यानी कि क्षेत्र के भीतर भी होता था और क्षेत्र से बाहर भी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। ठीक, वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता जो है हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। ठीक, तो इससे क्या होता था कि हाँ, वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कम थी। तो क्या थी, जो चीज़ें कम थी उससे दूसरे जगह से तो लाना पड़ेगा। ठीक, तो कहाँ से कौन कौन चीज़ें आती थी ये देख लेते हैं। ठीक, राजस्थान से जो है, राजस्थान के खेतरी से तांबा, कर्नाटक के कोलार से सोना, अफगानिस्तान तथा ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से ही वैदुर मणि, और मध्य एशिया से फिरोना, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू कश्मीर से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। ठीक है, तो कौन चीज़ें कहाँ से, राजस्थान से तांबा, ठीक, कर्नाटक से सोना, अफगानिस्तान तथा ईरान से चांदी, अफगानिस्तान से ही वैदुर मणि, मध्य एशिया से जो है फिरोना, गुजरात से जो है समुद्री उत्पाद और जम्मू से लकड़ी प्राप्त करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया अभिलेख में जो है मेलहुआ की चर्चा मिलती है। ठीक है, मेसोपोटामिया अभिलेख में जो है मेलहुआ की चर्चा मिलती है, और मेलहुआ शब्द जो है वो सिंधु क्षेत्र का क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है मेसोपोटामिया तक था। ठीक है, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किन जगहों से कौन कौन चीज़ों का व्यापार होता था। साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पाई अभिलेख में जो है मेलहुआ की चर्चा है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र से किस शब्द की चर्चा मिलती है, तो क्या हो जाएगा, मेलहुआ। ठीक है, मेलहुआ सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध कहाँ तक था, मेसोपोटामिया तक था। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक जीवन क्या था। तो हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। उनमें मातृ देवी की क्या करते थे, पूजा का खूब प्रचलन था। ठीक है, मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था, धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। ठीक, हड़प्पा में जो है पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिलती हैं। स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिलते हैं। पुरुष देवता भी मिलते हैं, मुहरों पे पुरुष देवता के चित्र मिलते हैं, जिनका संबंध जो है पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। यानी कि मुहरे पे जो है जो पुरुष देवता का चित्र मिला है वो किनके थे, पशुपति महादेव के। ठीक है, हड़प्पा वासी जो थे वृक्ष और पशु की भी पूजा करते थे। वृक्ष और पशु की भी पूजा करते थे, धरती की भी पूजा करते थे, उसे उर्वरता की देवी समझते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्याओं में मिलती हैं। ठीक, पुरुष देवता का चित्र मुहर पे मिलता है, जो कौन जिनका संबंध किनसे बताया जाता है, पशुपति महादेव से। हड़प्पा वासी जो थे वृक्ष और पशु की भी पूजा करते थे। ठीक, आगे क्या था कि उनके बीच जो है एक सिंह वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है, तथा क्या था, कुंवर वाला सांड क्या थे, महत्वपूर्ण स्थान रखते थे उनके बीच। यानी कि हड़प्पावासी लोगों के बीच जो है एक सिंह वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है और कुंवर वाला सांड जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यानी कि इनकी भी शायद से पूजा वो लोग करते रहे होंगे। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर के होने का साक्ष्य नहीं मिला है। किसी भी मंदिर के होने का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है, ये अलग बात है। लेकिन पूजा वो लोग करते थे। पूजा उर्वरता की देवी धरती पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति महादेव के भी साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष और पशु की भी पूजा करते थे। यहाँ पे गेंडा होगा, गेंडा और कुंवर वाला सांड
इनकी भी पूजा शायद से होती होगी। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ इसके साक्ष्य मिले हैं कि संभवतः वो लोग जो है भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते रहे होंगे, क्योंकि जो है वो लोग ताबीज पहनते थे, ताबीज के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि भूत प्रेत और जादू टोना में उनका विश्वास था। हड़प्पाई लोग जो थे मृतकों को क्या करते थे, दफनाते और जलाते दोनों थे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ प्रमुख नगर होंगे, जैसे कि धौलावीरा है और लोथल है। इसकी कुछ विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसमें महास्नानागार, अन्नागार, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। धौलावीरा की कुछ विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, धौलावीरा है कहाँ, तो गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। ठीक, धौलावीरा कहाँ बसा था, गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा हुआ था। ठीक, धौलावीरा जो है दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों, वो दो कारण क्या थे, देखते हैं। जो संपूर्ण शहर, पूरा जो शहर था 3 भागों में बटा होता था। ठीक है, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है, संपूर्ण शहर कितने भागों में बटा होता था, 2 भागों में बटा होता था। पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अधिकांश जो शहर थे वो 2 भागों में बटे होते थे, पहला नगर दुर्ग और दूसरा निचला नगर। लेकिन धौलावीरा जो है, धौलावीरा के जो पूरा शहर था 3 भागों में बटा हुआ होता था। कौन कौन, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक, गढ़ी और मध्यनगर जो है अपनी क्या करते थे, किलेबंदी थी। ठीक है, गढ़ी और मध्यनगर की अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर जो है किलेबंद नहीं था। ठीक, गढ़ी और मध्यनगर गढ़ी और मध्यनगर क्या था, किले बंद था, लेकिन निचला नगर में कोई किला नहीं था। ठीक, गढ़ी और मध्यनगर जो है किले बंद होते हुए भी आपस में जुड़े होते थे। ठीक, गढ़ी और मध्यनगर किले बंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर में चौड़ा और खूब खुला मैदान बना था। शायद से यह मैदान जो है राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों और समारोहों के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। ठीक है, तो ये एक विशेषता हुई। ठीक, पहला क्या विशेषता, 3 भागों में बटा हुआ था। दूसरा विशेषता क्या है कि वहाँ ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। अब अंकित किए गए हैं तो इसमें क्या विशेषता हुई, तो इसके प्रत्येक अक्षर जो हैं दूध जैसी सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिला करके धातु या स्फटिक की चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। ठीक है, इन अक्षरों की क्या विशेषताएं हैं, तो धातु या स्फटिक चूर्ण, ठीक, तथा सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिला करके लेई बनाया जाता था और उस लेई से अक्षर लिखा गया है। ठीक है, किस किस से लिखा गया है, तो सफ़ेद पत्थर के टुकड़े और धातु या स्फटिक के चूर्ण की लेई बना करके, और उससे जो है अक्षर मिले हैं। ठीक, किस पे, शिलालेख पर लिखे हुए बड़े बड़े अक्षर। ठीक, तो ये थी धौलावीरा की 2 महत्वपूर्ण बातें। ठीक, कहाँ बसा हुआ है, तो गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लोथल के बारे में देख लेते हैं। ठीक, लोथल, ठीक, लोथल जो है खंभात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ठीक, खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ठीक, लोथल कहाँ था स्थित, खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ठीक, शहर की किलेबंदी की गई थी। ठीक, किले के भीतर जो है निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। ठीक, किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। निजी और सार्वजनिक घर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें
पाई गई है। फारस की खाड़ी की मुहरें कहाँ पाई गई हैं? लोथल में पाई गई है। ठीक है, यहाँ जो है बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से क्या था? जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता रहा होगा। ठीक, तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। फारस की खाड़ी की मुहरे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर कहाँ से मिले हैं? घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतनी विकसित सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ, यह भी अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक, कोई अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय देते हैं, लेकिन एक ठोस जो राय हो कि हाँ यही रीजन था हड़प्पा काल के पतन का, यह रीजन अभी तक नहीं मिल पाया है। कि कोई ठोस रीजन जो इस इतनी ज़्यादा विकसित सभ्यता के अंत का कारण बना हो, कोई निश्चित कारण जो है अभी तक नहीं खोज पाया गया है। ठीक, तो अंदाज़ा लगाया गया है, कुछ कुछ जो है अनुमान बतलाए गए हैं कि ये सारी चीज़ें हुई होंगी, जिससे क्या हुआ होगा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि वो अनुमानित कारण क्या क्या हैं। ठीक है, लगभग 1700 ईसा पूर्व में जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या होने लगा? ह्रास होने लगा था। ठीक, पतन के जो है अनुमानित कारण बतलाए गए हैं। ठीक, ठोस कारण नहीं बतलाए गए हैं। अनुमानित कारणों में क्या क्या है? यह अनुमान लगाया गया कि बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया होगा। ठीक, कोई बड़ी बाढ़ आई होगी जिससे पूरा शहर डूब गया होगा और हड़प्पा सभ्यता का पतन ह्रास हो गया होगा। ठीक, दूसरा रीजन यह बतलाया जाता है कि भूमि में जो है नमक की मात्रा और बंजरता बढ़ गई होगी, जिससे क्या हुआ होगा कि लोग वहां से प्रस्थान करने पे मजबूर हो गए होंगे। ठीक है, ये मतलब अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि लोगों ने पेड़ पौधों की बड़ी संख्या में कटाई कर दी होगी, जिससे क्या हो गया होगा कि वर्षा कम हो गया होगा। और क्या हुआ होगा? वर्षा कम हुआ या ना हुआ, पेड़ पौधे की जो कटाई हुई उससे क्या हुआ कि बंजरता बढ़ गई होगी, जिससे क्या हुआ होगा कि वहाँ के लोग जो है प्रस्थान करने पे मजबूर हो गए होंगे। एक और कारण दिया जाता है कि हड़प्पा वासी पर जो है बाहरी लोगों ने आक्रमण करके उनको समाप्त कर दिया होगा। यह भी एक रीजन दिया जाता है। ठीक, कि बाहरी लोगों के द्वारा हड़प्पावासी लोगों पर हमला किया गया होगा और उन्हें समाप्त कर दिया होगा, और इस तरीके से इस सभ्यता का क्या हो गया होगा? पतन हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रीजन क्या दिया जाता है कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुए होंगे। ठीक, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ होगा, जिससे जो है सैंधव सभ्यता के लोग जो है अपने स्थल से दूर जाने को विवश हो गए होंगे। वही हुआ कि बंजरता बढ़ गई होगी, वो रीजन और ये रीजन जो पर्यावरण में बदलाव हुए होंगे। ठीक है, और फिर जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या थे? दूसरे स्थलों पे जाने को मजबूर हो गए होंगे। तो ये सारे क्या हैं? अनुमानित कारण हैं, लेकिन ठोस कारण क्या है? अभी तक कुछ नहीं बतलाया गया है। ठीक, तो इस क्लास में अभी तक हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को देखा, और विशेषताओं को बढ़ते हुए हम लोग ये तो जरूर कह सकते हैं कि सही में हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हस्तिनापुर। कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो तो है, कालीबंगा भी है, लोथल भी है, हस्तिनापुर नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक, लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? ठीक, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन,
सुनियोजित नगर निर्माण, विदेशों के साथ व्यापार। ठीक, तो क्या है, शहरी जीवन तो विशेषताएं थी, सभ्यता में प्रवेश करने के लिए शहरी जीवन तो जरूरी ही होता है। विदेशों के साथ व्यापार था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया से व्यापार था, तो हम लोग मान रहे हैं कि विदेशों के साथ क्या था, व्यापार था। सुनियोजित नगर निर्माण भी था ही। एक ग्रामीण जीवन जो है विशेषता में नहीं बतलाया गया है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ग्रामीण जीवन। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1925, 1927 और 1940। किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन, महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ करना है मिलान। ठीक है, व्यापार वाले क्षेत्र, व्यापार जब हड़प्पा सभ्यता का जब व्यापार पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था इसके बारे में। ठीक, उस समय हम लोगों ने बात किया था कि इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और सही में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका मिलान। कहाँ से मिला था? कर्नाटक से। सोना कहाँ से मिला था? कर्नाटक से कोलार। ठीक, फिरोजा, फिरोजा कहाँ से मिला था हम लोगों को? तो फिरोजा मिला था हम लोगों को मध्य एशिया से। ठीक है, फिरोजा कहाँ से मिला था? मध्य एशिया से मिला था। ठीक है, चांदी कहाँ से मिला था? तो हम लोगों को चांदी मिला था अफगानिस्तान और ईरान से मिला था। अफगानिस्तान और ईरान से हम लोगों को चांदी मिला था, तो ईरान है ऑप्शन में, ईरान मार देंगे। सीपियाँ, सीप चूंकि क्या होते हैं, समुद्री क्या होते हैं, उत्पाद हैं, इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे, गुजरात की तरफ जाएंगे। ठीक, तो सोना कर्नाटक यानी कोलार से, फिर फिरोजा से, फिरोजा कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मिला है, यहाँ ईरान है इसलिए हम ईरान में लगाएंगे। सीप कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। गुजरात क्यों लगाए? क्योंकि सीप जो है, सीप के बारे में तो बताया नहीं गया, लेकिन बताया गया है कि समुद्री उत्पाद कहाँ से लाए जाते थे, गुजरात से लाए जाते थे, और सीप क्या है, समुद्री उत्पाद है, इसलिए हम लोग गुजरात को टिक कर गए। ठीक, तो ये रही आज की क्लास। इसमें हम लोगों ने पूरे हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, उसकी विशेषताओं को समझा और उसकी इतना ज़्यादा विकसित सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बतलाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।